हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं दुष्यंत सिंह और आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं इतिहास विषय की श्रृंखला। इस इतिहास विषय की सीरीज में हम विषय को गहराई से समझने के साथ साथ चर्चा करेंगे उन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में जो गत वर्ष की परीक्षाओं में इतिहास विषय से लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम अध्याय के बारे में विस्तृत रूप से, और उसके बाद में जब अध्याय समाप्त हो जाएगा तो बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो पूरी तरह से ओरिएंटेड है इतिहास के विषय प्रवेश से संबंधित, यानी आज हम इतिहास विषय में प्रवेश करने वाले हैं। इतिहास विषय में प्रवेश करने के साथ साथ आज हम जानेंगे कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं, किन किन स्रोतों की सहायता से इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास को अगर शाब्दिक रूप से अलग अलग करें तो हम पाते हैं कि इतिहास को इति, ह एवं आस में तोड़ा जा सकता है, और जिसका अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ। वास्तव में उसे ही इतिहास कहा जाता है जिसके घटित होने के बारे में हमें एक निश्चित जानकारी या प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन काल में जो भारत का विशाल उपमहाद्वीप था उसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा उसे भरतों की भूमि भी कहा जाता था। सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया के नाम से जाना जाता था, यानी वह प्रदेश जिसको सिंधु नदी द्वारा सिंचित किया जाता था उसको इंडिया के नाम से जाना जाता था। और ये जो इंडिया नाम था इसको सबसे पहले हखमनी ईरानियों के द्वारा दिया गया। इसके अलावा जिंद अवेस्ता जो कि पारसियों का पवित्र ग्रंथ है, इसमें बताया गया है सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र के विषय में। इसमें सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और इस क्षेत्र को सम्मिलित रूप से कहा गया है सप्त सैंधव। क्या कहा गया है? सप्त सैंधव। जब ईसा की पहली शताब्दी थी उस टाइम पे क्या होता है कि चीन में बौद्ध धर्म प्रविष्ट हो जाता है। तो चीनियों ने जो भारत के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो हैं चिएनतू या चुआनतू। ठीक है, ये वे शब्द हैं जिनका प्रयोग चीनियों ने भारत के लिए किया है। इसके अतिरिक्त फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होदू, लैटिन में इंडस, चीनी भाषा में टिएंचू, यह सभी शब्द जो हैं ये सब सिंधु शब्द के ही रूप हैं। यानी सिंधु को ही फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होडू, लैटिन में इंडस, चीनी भाषा में टिएंचू के नाम से जाना जाता है। ये सारे शब्द सिंधु शब्द के ही बिगड़े हुए रूप हैं। अब बात करते हैं भारत का जो सबसे पहले सुनिश्चित उल्लेख देखने को मिलता है वो मिलता है अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में, जिसको लिखा है पाणिनि ने। पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में भारत का सर्वप्रथम सुनिश्चित उल्लेख देखने को मिलता है, और ये जो इसका जो कालक्रम माना जाता है वो 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। भारत के लिए आर्य देश एवं ब्रह्म राष्ट्र शब्दों का प्रयोग भी किया गया, और इन शब्दों का प्रयोग भारत के लिए किया था चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत के लिए आर्य देश या ब्रह्म राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। इसके अलावा भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता था। और आर्यावर्त कब कहा जाता था भारत को? ये बात है 150 ईस्वी पूर्व के समय की। 150 ईस्वी पूर्व के समय में, जो कि पतंजलि का समय माना जाता है, पतंजलि के समय में भारत को आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं इतिहास लेखन की, और इतिहास लेखन में भारतीयों का क्या योगदान है उसके विषय में। ठीक है, तो प्राचीन भारत में इतिहास के ज्ञान को बड़ा उच्च स्थान दिया जाता था। मतलब इतिहास को भी एक पवित्र ग्रंथ की तरह देखा जाता था। एक पवित्रता इतिहास को जानने में झलकती थी। जैसे अथर्ववेद है, ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं, इसमें इतिहास को क्या जैसे पुराणों की तरह ही ज्ञान की शाखा के रूप में हमें इतिहास को शामिल करते हुए देखा है। F.E. पार्जिटर और S.C. राय चौधरी ये भारत के इतिहासकार थे। इन इतिहासकारों ने पुराणों में वर्णित विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों के आधार पर इतिहास को लिखने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे
एफ ई पारजीटर हैं, एस सी राय चौधरी हैं, इन्होंने किसके आधार पर इतिहास को लिखने की कोशिश की है? विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों के आधार पर। ठीक है। इसके अलावा जो मेगास्थनीज थे, ये एक यूनानी इतिहासकार थे। मेगास्थनीज ने 153 राजाओं की सूची के नेतृत्व में होने की पुष्टि की है, जो तब तक बीते 6053 वर्षों में हुए थे। यानी जब तक मेगास्थनीज ने इसके बारे में पुष्टि की, पूर्व के समय में, पहले समय में जो 153 राजा हुए थे लगभग 6000 वर्षों के अंतराल में, उनके नेतृत्व में होने का उसने प्रमाण दिया है। अगर बात करें इतिहास की पहली वास्तविक पुस्तक के बारे में, तो इससे माना जाता है राजतरंगिणी को माना जाता है। राजतरंगिणी को इतिहास की पहली वास्तविक पुस्तक माना जाता है। राजतरंगिणी को जो लिखा था वो कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी को लिखा गया था, और इस राजतरंगिणी में किसके बारे में बताया गया है? कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कश्मीर के राजनीतिक इतिहास, यानी उत्तर भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है। कभी कभी सीधे प्रश्न भी पूछ लेता है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई, तो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। और यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि राजतरंगिणी में किसके बारे में बताया गया है, या राजतरंगिणी पुस्तक में या ग्रंथ में किस चीज़ का उल्लेख है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें कश्मीर का उल्लेख है, कश्मीर के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब आते हैं प्रारंभिक विदेशी इतिहासकारों के बारे में। प्रारंभिक विदेशी इतिहासकारों में जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनके नाम आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। नियार्कस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी और टालमी, इनके जो नाम हैं वो गिने जाते हैं प्रारंभिक विदेशी इतिहासकारों में। इसके अलावा अलबरूनी ने क्या किया था? अलबरूनी से इतिहास लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण स्टार्ट होता है। जब अलबरूनी का अस्तित्व सामने आता है, वहाँ से इतिहास के लेखन का जो दूसरा चरण है वो प्रारंभ हो जाता है। तहकीक-ए-हिंद, या जिसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है, ये पुस्तक अलबरूनी के द्वारा ही लिखी गई थी, जो काफ़ी वस्तुपरक मानी जाती है, या ऐसा बोल सकते हैं हम काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है। अच्छा, एक कोटेशन है अलबरूनी की, अलबरूनी ने जो कहा था, कोटेशन है। इसको मैंने इसलिए यहाँ पर डाला है क्योंकि ये मैंने देखा है कई बार जो कि यूपीपीएससी की परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो भी बड़े एग्ज़ाम होते हैं सॉरी, उसमें ये कोटेशन पूछी गई है। तो अलबरूनी क्या कहता है? अलबरूनी के अनुसार हिंदू जो हैं वो ये सोचते हैं कि उनके देश जैसा अन्य कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं है, और उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, यहाँ तक कि उनके विज्ञान जैसा भी कोई विज्ञान नहीं है। ये अलबरूनी ने कहा था हिंदुओं के बारे में या भारत के लोगों के विषय में। अब आते हैं साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन से क्या समझते हैं आप? जब भारत में विदेशियों का शासन प्रारंभ होता है, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने भी अपनी समझ के आधार पर इतिहास को अपने तरीके से प्रदर्शित करने का प्रयास किया, इतिहास को तोड़ मरोड़ने का प्रयास किया। तो उसी के विषय में बात करते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी थी। एशियाटिक सोसाइटी, उसकी स्थापना हुई थी 1784 में, और किसने की थी? विलियम जोन्स ने। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, और इन्होंने भारतीय इतिहास को अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया था। किसने? विलियम जोन्स ने। इस समय के जितने भी इतिहासकार थे उनमें सबसे प्रसिद्ध माने जाते थे विंसेंट आर्थर स्मिथ। इस समय के यानी साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का जो समय माना जाता है, उसमें जो सबसे प्रमुख इतिहासकार माने जाते थे विंसेंट आर्थर स्मिथ माने जाते थे। इन्होंने जो एंशिएंट इंडिया है, हमारा प्राचीन भारत है, इसका सबसे पहले सुनियोजित तरीके से इतिहास तैयार किया था, जिसको प्रकाशित किया गया था 1904 में। ठीक है। जर्मनी के विद्वान थे मैक्स मूलर। जर्मनी के विद्वान थे मैक्स मूलर। इन्होंने वेदों का अनुवाद किया था। इन्होंने क्या किया था? वेदों का अनुवाद। और किस शीर्षक के द्वारा किया था? सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के रूप में। जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के रूप में किया। इसके अलावा B.A. स्मिथ एक ये ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने क्या किया था कि 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से एक पुस्तक तैयार की थी। इसने भारत में विदेशियों की भूमिका पर बल दिया। ठीक है। B.A. स्मिथ की पुस्तक कौन सी थी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसने क्या किया कि भारत में विदेशियों की भूमिका के बारे में बल दिया। और इसमें जो मुख्य रूप से बात की गई है वो सिकंदर द्वारा भारत पर जो आक्रमण किए गए थे
ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। अब आता है राष्ट्रवादियों द्वारा इतिहास लेखन। राष्ट्रवादियों द्वारा इतिहास लेखन, राष्ट्रवादियों में अब जैसे कि पहले साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, साम्राज्यवादियों ने जितने भी यहाँ पर जो अंग्रेजी साम्राज्य हमारे भारत में फैला हुआ था, उन्होंने इतिहास को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसके बाद में राष्ट्रीयता की भावना पनपी भारत में, उस राष्ट्रीयता की भावना से ही कुछ ऐसे इतिहासकार भारत के निकल कर आए जिन्होंने जो हमारा इतिहास कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा था, नष्ट होता जा रहा था, उसको उकेरने का प्रयास किया। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो हिंदू पॉलिटी एक ग्रंथ की रचना की थी केपी जायसवाल ने, और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया ये लिखी थी एच.सी. राय चौधरी ने। और इस पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में एच.सी. राय चौधरी ने महाभारत के युद्ध से लेकर के या महाभारत काल से लेकर के गुप्त साम्राज्य तक के समय का वर्णन किया है। इसके अलावा नीलकंठ शास्त्री जी ने अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, इन्होंने जो अपने दक्षिण भारत के इतिहास के विषय में बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, उन्हीं में से एक ग्रंथ है अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, जो लिखा है नीलकंठ शास्त्री ने। इन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसके अलावा हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, ये जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, ये लिखी हैं आर.के. मुखर्जी ने, आर.के. मुखर्जी ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की जो परंपरा चली आ रही थी उसको कहीं न कहीं तोड़ने का प्रयास किया, और इन्होंने जो वास्तविकता में भारतीय इतिहास जिन चीज़ों से संबंधित था उसके बारे में भारतीय लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। इसके बाद में बात करते हैं हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत को जानने के लिए किन किन स्रोतों का सहारा लिया जाता है, उनके विषय में वन बाय वन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, सबसे पहले कौन से स्रोत आते हैं? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में अपने सारे वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह जो हैं, ठीक है, आरण्यक वगैरह जो हैं, वो सारे आ जाते हैं इसी में। तो वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें, वैदिक साहित्य की बात करें, तो हमारे जो मुख्यतः वेदों की संख्या है 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अच्छा, अगर हम चाहें तो इनके बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये जो है चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे तो एक चैप्टर आएगा आपका वैदिक साहित्य। उस वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद वगैरह जो हैं, आरण्यक वगैरह हैं, ब्राह्मण कितने हैं, उनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ केवल हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राचीन भारत का जो हमारा इतिहास है उसको किन स्रोतों की सहायता से जाना जा सकता है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में जो मुख्यतः वेदों की संख्या है वो कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी भाषा जो है, वेदों की जो भाषा है उसको क्या कहा जाता है? वैदिक भाषा कहा जाता है। वहीं वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांग की रचना की गई। वेदांग भी क्या है? वेदांग क्या है? वेदों के ही अंग माने जाते हैं, लेकिन पूरे वेद का अध्ययन करना बड़ा मुश्किल सा प्रतीत होता है। इसलिए इन वेदों को समझने के लिए इनके कुछ भाग, जिनको वेदांग कहा गया, इनकी रचना की गई, और इन वेदांगों की संख्या मानी जाती है 6। वेदांगों की संख्या कितनी मानी जाती है? 6 मानी जाती है। और ये 6 वेदांग हैं, ये कौन कौन से हैं? शिक्षा, इसको स्वर विज्ञान भी कहा जाता है, कल्प व्याकरण, जिसे कर्मकांड के नाम से भी जानते हैं, निरुक्त, ठीक है, निरुक्त, इसको व्युत्पत्ति विज्ञान, छंद एवं ज्योतिष, ये 6 जो हैं क्या हैं? वेदांग हैं। और इन वेदांगों की रचना वेदों को समझने के लिए की गई थी। वेदों के अलावा ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं उपनिषदों को भी वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है। वैदिक साहित्य में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, वैदिक साहित्य में वेदों के अलावा किस किस चीज़ को शामिल किया जाता है? ब्राह्मणों को, ठीक है, आरण्यक, आरण्यक ऐसे होते थे, आरण्यकों की जो रचना की जाती थी वो जंगल में अध्ययन करते समय की जाती थी। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ है निकट बैठकर अध्ययन करना या सीखना, यानी पास बैठकर सीखना, जहाँ पर शिष्य जो होते थे वो गुरु के समक्ष बैठकर जिन चीज़ों का अध्ययन करते थे उन्हीं का संकलन उपनिषद कहा जाता था। इनको भी किस में शामिल किया जाता है? वैदिक साहित्य के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और अगर इनको और अधिक
स्पष्ट तरीके से परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि इन सभी को उत्तर वैदिक साहित्य भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य के बाद की रचना है। सबसे पहले वेदों की रचना हुई और उसके बाद में उत्तर वैदिक साहित्य का युग आया। और उत्तर वैदिक साहित्य में, यानी उत्तर वैदिक का अर्थ क्या है, वेदों के बाद, वैदिक युग के बाद का समय उत्तर वैदिक काल आ जाता है। और उस उत्तर वैदिक काल में ही ब्राह्मणों, आर्यण्यकों, उपनिषदों की रचना हुई, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि ये उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हमारे जो पुराण हैं, इसके अलावा जो हमारे पुराण हैं, पुराणों की संख्या मानी जाती है 18 और ये भी मुख्य ऐतिहासिक विवरण माने जाते हैं। राज्य व्यवस्था एवं समाज के लिए मनुस्मृति, जिसको लिखा था मनु ने, और याज्ञवल्क्य स्मृति, इन्हें सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति के विषय में कहा जाता है कि यह विधि या कानून पर लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ था, ठीक है, और सबसे पुराना एवं महानतम ग्रंथों की श्रेणी में इसको गिना जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है जो अक्सर करके पूछे जाते हैं, जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को लिखा था कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? कौटिल्य ने। और इस अर्थशास्त्र में, या जो ये जो अर्थशास्त्र रचना है, ये मौर्यकालीन रचना है, ठीक है। और इसके अलावा आता है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की इसमें कहानी है, इसको लिखा है कालिदास, जिनको क्या कहा जाता है? द शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की रचना की थी। हर्ष चरित्र, इसमें सम्राट हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में बताया गया है और इसकी रचना की थी बाणभट्ट। और बाणभट्ट जो थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो, यानी पृथ्वीराज चौहान की जो विजय गाथाएं हैं उनका वर्णन पृथ्वीराज रासो में किया गया है और इसकी रचना किसने की है? चंदवरदाई ने, ठीक है। और इसके बाद में आती है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना की है कल्लड़ ने। और राजतरंगिणी में बताया गया है कश्मीर का इतिहास, यानी उत्तर भारत का इतिहास, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं विदेशी विवरणों के विषय में। अब बात करते हैं विदेशी विवरणों के विषय में, ठीक है। तो यूनान के जो प्राचीनतम लेखक, उनमें टेसियस और हेरोडोटस का नाम आता है। यूनान के सबसे जो प्राचीनतम लेखक हैं उनमें किसका नाम आता है? टेसियस और हेरोडोटस का नाम गिना जाता है। टेसियस जो थे वो राजवैद्य थे, कहाँ के? यूनान के। टेसियस यूनान के राज्यवैद्य थे। वहीं हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उसका? हिस्टोरिका। और ये जो पुस्तक थी ये 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का वर्णन करती है। यानी हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो कि हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी, इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया है? भारत के जो संबंध थे किसके साथ? फारस के साथ। भारत और फारस के संबंधों का वर्णन देखने को मिलता है और ये रचना 5वीं सदी ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। इसके बाद में टालमी ने 2री शताब्दी ईस्वी में क्या लिखा? भारत का भूगोल लिखा इन्होंने। भारत का भूगोल किसने लिखा? टॉलमी ने। और कब लिखा? 2री शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद प्लिनी ने 1ली शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी ने 1ली शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। और इस नेचुरल हिस्टोरिका में किसके बारे में बताया गया है? भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में इसमें बताया गया है। यानी नेचुरल हिस्टोरिका से हमको भारतीय पशु की जो प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, खनिज पदार्थों आदि का हमको ज्ञान प्राप्त होता है। चीनी यात्री वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के काल में आया था। वेनसांग जो चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में भारत आया था, जो कि भारत में लगभग 16 वर्षों तक रहा था। और उसने हर्षवर्धन के समय के बारे में बड़ा अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। और लगातार जो वेनसांग था वो यात्राएं करता रहा था। उसने अपने जीवन में कई सारी यात्राएं की थी और उनकी यात्राओं का जो विवरण है या वृत्तांत है वो सीयू की यहाँ पे क्या है? सीयू की वेनसांग द्वारा जो है रचित की गई एक कृति है, इसकी एक पुस्तक है। तो इसी पुस्तक में, सीयू की नामक पुस्तक में, उसका पूरा का पूरा यात्रा वृत्तांत
विवरण किया गया है, पूरे के पूरे यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया गया है। इस युगी नामक रचना में 138 देशों का विवरण हमें देखने को मिलता है। अब इसी से एक और प्रश्न जुड़ जाता है कि जो वेनसांग था, ठीक है, वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। कब आया था? लगभग 629 ईस्वी के समय में। 16 वर्षों तक इसने भारत में रह के अध्ययन किया था। ठीक है, इसने अपना यात्रा वृत्तांत सियुकी नाम से लिखा है, जिसमें लगभग 138 देशों के विवरण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं वेनसांग का एक मित्र था जिसका नाम था वी ली। वेनसांग का मित्र था वी ली, और इसका नाम यहाँ पर क्यों आता है? क्योंकि इसने वेनसांग की जीवनी लिखी थी। अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि वेनसांग की जीवनी किसने लिखी थी? वेनसांग की जीवनी लिखी थी वी ली ने, जो कि कौन था? वेनसांग का मित्र था। 671 ईस्वी में इत्सिंग भारत आया था। 671 ईस्वी में इत्सिंग भारत आया था, और इसने अपने जो विवरण दिया है, इत्सिंग ने जो अपना विवरण दिया है, उसमें किसका वर्णन किया है इसने? नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं उस समय की भारत की जो कंडीशन थी, भारत की जो दशा थी, उसके बारे में इसने विवरण दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोतों की तरफ। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत जो है उसके अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। पहले अभिलेखीय साक्ष्य, दूसरे मुद्रा से संबंधित साक्ष्य, और तीसरे स्मारकों से संबंधित साक्ष्य। ये सभी साक्ष्य जो हैं अभिलेखीय साक्ष्य, यानी जितने भी अभिलेख हमें खुदाई के दौरान या खोजबीन के दौरान मिले हैं, जितनी भी मुद्राएं, जितने भी सिक्के हमको मिले हैं, या जितने भी स्मारक जो कि सही अवस्था में हैं या जर्जर अवस्था में हैं, ठीक है, या इनके ध्वंसावशेष मिले हैं, तो वो सभी जो हैं किसकी श्रेणी में आते हैं? किसकी कैटेगरी में आते हैं? पुरातात्विक स्रोतों की कैटेगरी में आते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले अभिलेखों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अभिलेखों के बारे में। अभिलेख क्या होता था? अभिलेख का अर्थ है जब भी जैसे कोई राजा महाराजा पहले पुराने समय में, पुरातन समय में हुआ करते थे, वो अपनी जितनी भी घोषणाएं थीं या जो भी अच्छे कार्य जो वो करते थे, उनको पत्थर पर खुदवा करके उस समय की जो स्थानीय भाषाएं या लिपियां हुआ करती थी, उसमें उसको उत्कीर्ण कर दिया जाता था, उस पत्थर पर लिखवा दिया जाता था। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं अभिलेख का अर्थ क्या है? अभिलेख का अर्थ यही है उत्कीर्ण लेख। ठीक है, उत्कीर्ण लेख, और उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। या हम बोल सकते हैं अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अशोक के अभिलेखों की लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। यहाँ एक बात समझने योग्य है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अशोक के अभिलेखों की जो लेखन प्रणाली है उसको सबसे प्राचीन माना जाता है। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि भाई सबसे पहले तो हमें जो अभिलेख मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता के समय के मिले हैं, ठीक है, जो कि अशोक से काफ़ी समय पहले की सभ्यता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता के समय के जो अभिलेख मिले हैं उनको अभी ठीक से पढ़ा नहीं जा सका है, उनके बारे में अभी जो है कंफर्म नॉलेज नहीं गेन की जा सकी है। लेकिन अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जा चुका था। ठीक है, उसकी लेखन प्रणाली को हमने क्या किया? डिकोड करने में हमने सफलता हासिल की। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था। ठीक है, तो इसीलिए अशोक के जो अभिलेख हैं उसकी जो लेखन प्रणाली को सबसे पहले पढ़ा गया था, इसीलिए इन्हें सबसे प्राचीन माना जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके जो अभिलेख हैं वो 4 लिपियों में मिलते हैं। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामेक और यूनानी। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामेक और यूनानी। अब यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? तो वो ब्राह्मी भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, वैसे इन सभी चीज़ों के विषय में हम आगे और हमें अध्ययन करने को मिलेगा, तब वहाँ पर जब भी हम इन अभिलेखों के बारे में अध्ययन करेंगे वहाँ डिटेल्ड अध्ययन करेंगे सबके विषय में। यहाँ पर केवल क्या किया जा रहा है? आपको ये बताया जा रहा है कि इतिहास को किन किन स्रोतों के सहायता से हम जान सकते हैं। इतिहास के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो किन किन चीज़ों की सहायता से हम इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब जो अशोक के अभिलेख हैं वो कितनी लिपियों में लिखे गए हैं? 4 लिपियों में लिखे गए हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामेक और यूनानी। ठीक है,
अब आता है जो लिपियों का विकास होता है, लिपियों का विकास को क्या कहा जाता है, पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास से संबंधित जो कार्य होता है, जो नॉलेज होती है, जो कला होती है, उसको क्या कहा जाता है, पुरालिपि विद्या कहा जाता है। अब बात करेंगे कुछ ऐसे अभिलेखों के बारे में जो कि पूर्व की परीक्षाओं में अक्सर आपने देखे होंगे या आपको देखने को मिले होंगे। तो जो हाथी गुफा अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख है, उसको किसने हाथी गुफा अभिलेख ये खारवेल के द्वारा जो है खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख जो है ये रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। इसके अलावा प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता था, भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसको। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। वहीं मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख के अगर विषय में बात करें तो ये संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से। ठीक है, प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है ग्वालियर का अभिलेख। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। वहीं देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। ठीक है, अब जानते हैं इतिहास को जानने के अगले स्रोत के विषय में बढ़ते हैं। और अब बात करेंगे हम सिक्कों के बारे में। किसके बारे में, सिक्कों के बारे में। सिक्कों से भी इतिहास को जानने में बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि सिक्कों पर क्या कहा जाता था, सिक्कों पर भी जो है लेख खुदवाए जाते थे। सिक्कों पे भी मूर्तियाँ या पशु पक्षियों की आकृतियाँ, देवी देवताओं की आकृतियाँ, यहाँ तक कि कभी कभी राजाओं महाराजाओं की आकृतियाँ भी देखने को मिलती थी। ठीक है, और इससे उस समय की वस्तुस्थिति के बारे में पता करने में हमको क्या होती थी, आसानी होती है। तो जो सबसे पहले बात करते हैं सिक्कों का जो अध्ययन है, सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों के बारे में अध्ययन करना उसको कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। हिंदी में इसको मुद्रा शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पंचमार्क या आहत सिक्कों के बारे में। पंचमार्क या आहत सिक्कों के बारे में। पंचमार्क या आहत सिक्के किसे कहते थे, ऐसे सिक्के या मुद्राएं जिन पर कोई लेख नहीं लिखा होता था। ऐसे सिक्के या मुद्रा जिन पर कोई लेख नहीं लिखा होता था, केवल आकृतियां छिपी होती थी, केवल इन पर क्या होती थी, आकृतियां छपी होती थी, उनको बोलते थे हम पंचमार्क या आहत सिक्के। ठीक है, एक तरह से पहले जो सिक्का सांचे में ढाला जाता था उसको एक ठप्पे के द्वारा उन पर एक ठप्पा लगा दिया जाता था। ठीक है, उससे क्या होता था, कोई भी आकृति उनको वहाँ पे जो है छापनी होती थी, वो आकृति वहाँ पर छप जाती थी। तो आहत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनको ठोका जाता था, ठोक करके बनाया जाता था, इसलिए उनको आहत सिक्के का नाम दे दिया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं पुरातत्विक खुदाई में। पुरातत्विक खुदाई में प्राप्त जो सिक्कों के सांचे मिले हैं, पुरातत्विक खुदाई में जो सिक्कों के सांचे प्राप्त हुए हैं उसमें जो ज़्यादातर सांचे हैं वो किस काल के हैं, कुषाण काल के हैं। पुरातत्विक खुदाई में ज़्यादातर हमें जितने सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें से अधिकतर सांचे कुषाण काल के प्राप्त हुए हैं। अगर बात करें सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख उत्कीर्ण करने की जो परंपरा चलाई थी, सिक्कों पर सबसे पहले लेख उत्कीर्ण करने की परंपरा चलाई थी, वो यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करने की परंपरा यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल के मिले हैं, मौर्योत्तर काल के मिले हैं। अर्थात मौर्य काल के बाद में जितने भी शासक हुए थे उस काल के जो है सर्वाधिक सिक्के मिले हैं हमको मौर्योत्तर काल के। ठीक है, भारत में जो सर्वाधिक सिक्के मिले हैं वो मौर्योत्तर काल के मिले हैं। और ये सिक्के मुख्यतः किस किस चीज़ से बने हुए थे, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी और सोना। ठीक है, इन चीज़ों से ये सिक्के बने हुए थे। प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक जो गोल्ड कॉइन थे वो किस काल के किन शासकों के काल में
प्रारंभ हुए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के किन शासकों के काल में ढाले गए? तो गुप्त शासकों के काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के बनाए गए या ढाले गए। वहीं अगर सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, देखिए ऊपर वाला जो पॉइंट है वो क्या है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के, सोने के सिक्कों की सर्वाधिक संख्या जो थी वो गुप्त शासन काल में थी। ठीक है, अगर उसके बाद में हम बात करते हैं, अगर शुद्ध से सोने के सिक्कों के बारे में बात की जा रही है तो वो कुषाण शासक। ठीक है, अगर शुद्धता के बारे में बात की जाए तो कुषाण शासकों के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। शीशे के सर्वाधिक सिक्के सातवाहन शासकों के काल में जारी किए जाते हैं। ठीक है, जिन सिक्कों पर कोई शब्द या लेख अंकित नहीं होता है उनको कारशापण भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कभी कभी कि कारशापण किसे कहते हैं? तो कारशापण किसको कहा जाता है कि ऐसे सिक्के जिन पर कोई भी शब्द या लेख अंकित नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? कारशापण कहा जाता है। तो ये हो गया आज का प्राचीन भारत के इतिहास का सेशन। और इस सेशन में आपने जाना कि प्राचीन भारत को किन किन स्रोतों की सहायता से, किन किन चीज़ों की सहायता से जाना जा सकता है, किन स्रोतों की सहायता से हमें इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद में इसी अध्याय से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो या तो इस चैप्टर से छूट गए होंगे या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों से संबंधित एक श्रृंखला इस वीडियो के बाद में आपके सामने लाई जाएगी। ठीक है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं और इनकी जो सहायता ली गई है इन नोट्स को तैयार करने में, वो कोशिश की गई है कि 2-3 स्टैंडर्ड्स बुक को फॉलो किया गया है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि ये इनकी सहायता से आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में, क्वेश्चंस को अच्छे से समझने में बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसा लगता है या किसी प्रश्न से आप असहमत हैं या किसी प्रश्न का आप स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। समय मिलने पर तुरंत ही आपकी उस क्वेरी का समाधान कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ में। ठीक है, गुड बाय।